माँ के गर्भ में एक बच्ची है जो अपने पिता को एड्रेस कर, उसको पता चल गया है कि हमें गर्भ से हटाने का एक कुचक रचा जा रहा है कि पापा मैं बस कुछ ही दिनों में आने वाली थी, अभी अभी तो दिव्य दृष्टि रवि ने पंकज पर डाली थी, तभी से मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। मेरे नन्हे नैनों ने देखे थे जाने कितने सपने, अनजानी दुनिया के चेहरे लगने लगे थे मुझको अपने, और गोल मटोलू मम्मी सच में मुझे बहुत भाती थी, और बड़े भैया की बातें मुझको बहुत हंसाती थी। आपने भैया को डांटा था जब सारी टापी खाली थी, पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। सोचा था पापा की उंगली थाम उन्हें दौड़ाऊंगी, मेला जाकर झूला झूलूं, चाट मिठाई खाऊंगी, दौड़ दौड़ कर पूरे घर में माँ को खूब छकाऊंगी, और अगर वो लगी डांटने आपके पीछे छिप जाऊंगी। जब भी नीली पीली तितली आसमान में उड़ती थी, मेरे मन में पंख फैला उड़ने की चाहत पलती थी, अपनी पलकों पर ख्वाबों की माला एक सजा ली थी, पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। फिर वो देखती है कि एक डॉक्टर आ रहा है अपने खंजर हथियार लेकर के, तो पापा ये है कौन राक्षस, श्वेत रंग के कपड़े पहने, चाकू खंजर हाथ लिए है, पहले मैं समझी थी गहने, क्रूर काल के पंजों में मुझको जकड़ रहा है, इधर उधर मैं भाग रही हूँ लेकिन मुझको पकड़ रहा है, अट्टहास कर रहा राक्षस मुझको डांट रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ये पापा मुझको काट रहा है, मैं बेजुबान छोटी हूँ, अब तो भाग नहीं सकती हूँ, भीख प्राण रक्षा की इससे मांग नहीं सकती हूँ, श्वेत राक्षस से लड़ पाऊं इतनी ना बलशाली थी, पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। और अंतिम है कौन आएगा दुनिया में और किसे जाना है, ये होता विधि का विधान, हमने तो ये माना है, एक बार भैया का चेहरा देख तो लेने देते, एक बार माँ के आंचल में चैन से सो लेने तो देते, एक आपकी खुशी की खातिर जान निछावर कर देती, दुनिया वाले आपसे कहते ऐसी होती है बेटी, सिर्फ हमारे लिए आपकी सारी जेबें खाली थी, पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली। बहुत शानदार। हमें अपनी भाषा का गौरव होने की, हमें हिंदी बोलने में, हिंदी में बात करने में, हिंदी में लिखा पढ़ी करने में बिल्कुल संकोच और शर्म नहीं है। दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं साउथ की, आप वो सीखिए, आप उर्दू सीखिए, आप संस्कृत सीखिए, लेकिन तमाम भारत में जन्मी भाषाओं को सम्मान देने की जरूरत है, उनको सीखने की जरूरत है। तो यूरोप के तमाम देशों में या रूस वगैरह में, जापान में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में, समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, जो निर्धन तबके के लोग हैं, वो केवल भाषा के भय के कारण अपनी प्रतिभा को नहीं निखार पाते हैं। अभी तक के जीवन में मैंने ये अनुभव किया है कि चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे किसी डॉक्टर हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो, उसके अंदर संवेदनाएं तभी आएंगी जब वो साहित्य से जुड़ेगा। वो साहित्य किसी भी भाषा का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, उर्दू का हो, कोई भी भाषा, संस्कृत हो, आगे आने वाले 100-200 साल के बाद कोई नहीं जानेगा कि आप लखनऊ शहर का या सीतापुर शहर का सबसे बड़ा धन्ना सेठ कौन था, लेकिन उस समय का कवि कौन था, शायर कौन था, उपन्यासकार कौन था, इसको 100-200-500 साल के बाद भी लोग जानेंगे। तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव था कि हम जब इस दुनिया से रुखसत हूँ तो भी हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग जाने, को केरे हुए गोड़ छुए, को के खुपड़ी दे मारे, न जाने कितने वादा कर घंटन लेक्चर वे दे डारे। एक नेताजी खद्दर पहने टोपी बुर्राक लगाए लिहिन, और जब वे हमरे घर आए तो हमसे या फरियाद थीन, वे बोले भैया अब की से तुमरे बस याक सहारा है, अब तुम्हें वोट दो हमका अपनाओ बीच मझधारा है। हम बोले नेताजी हम तो तुमका वोट देते हैं, हमरे पुरखा तुमका मानिन, हम तो तुम्हारे पर लेते हैं। यसुन नेता गदगद हुई के छाती धोको नस्ते लाग, और दौड़ गोड़ हमरे पकड़िन, चरणन मां सर्वे धरे लाग। हम मन है मन क्रोधित हुई कि जब ये हमरे चरणन पर हैं तो जीत इलेक्शन संसद का, ये देश की सेवा का करें। तो आपके पसंदीदा सूत्रधार? कविशाला में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग कहानियों, अलग अलग किताबों, कविताओं के बाद हमें लगता है कि जो विधाएं होती हैं, जो कविताओं की विधाएं होती हैं, कहानियों की विधाएं होती हैं, किताबों की विधाएं होती हैं, उन पर परिचर्चा होनी चाहिए। और प्रयास रहता है कि जो व्यक्तित्व साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, किताबों के लिए काम कर रहे हैं, कविताओं के लिए काम कर रहे हैं, हम कविशाला के माध्यम से उनकी बात, उनकी आवाज़, उनके विचार आप तक पहुँचाएँ। और साथ में प्रयास यह भी है कि जो भी लोग इस वीडियो को या इस बातचीत को देखें, उस बातचीत को देखने के बाद अगर एक व्यक्ति की भी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आता है, एक व्यक्ति भी कुछ उस बातचीत से कुछ सीख पाए, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। तो आज इसी बातचीत में हमारे साथ हैं डॉक्टर भास्कर शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। धन्यवाद, धन्यवाद अंकुर जी, आपका बहुत बहुत। चूंकि प्रयास में हम
इस जो बातचीत है इसमें प्रयास करते हैं कि जो भी व्यक्तित्व साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, किताबों के लिए काम कर रहे हैं, कहानियों के लिए काम करें, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो कहानी है हम लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो आपकी किताबों पे जाने से पहले, आपकी कविताओं में जाने से पहले, हम आपकी जो ज़िंदगानी है एक लेखक बनने से पहले तक की, वो क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपकी ज़िंदगानी है, उसको हम समझना चाहेंगे। आपने बहुत सही सवाल उठाया है। और जिंदगानी तो एक, हम इसको कह सकते हैं कि एक सामान्य सा जीवन है। एक छोटे शहर में जन्म हुआ, सामान्य परिवार में जन्म हुआ, लेकिन शायद साहित्य कहीं ना कहीं रगों में था या हमारे रक्त में था कि जो अपने आप उभर करके सामने आया। वैसे तो मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा और कानून का विद्यार्थी रहा। कानून की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से की और पीएचडी कॉमर्स में की। तो एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ने का सौभाग्य मुझे क्लासरूम में नहीं, ऐसे नहीं मिला, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मन में कुछ कविताओं के प्रति या कुछ साहित्य के प्रति, कहानियों के प्रति कुछ ऐसा भाव था जो धीरे धीरे उभरता रहा। और उसमें हमें प्रोत्साहन भी कुछ लोगों ने दिया, जैसे मेरे पिताजी ने दिया, मेरी माताजी ने दिया। और शायद मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था तब मैंने पहली कविता लिखी थी। और वो भी, चूँकि मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ, सीतापुर लखनऊ से करीब 80-90 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो सीतापुर में आमतौर पे अवधी भाषा बोली जाती है। तो उस समय मुझे याद है कोई चुनाव आया था, मैं छोटा कक्षा 8-9 में पढ़ता था। तो एक अवधी भाषा से कुछ पंक्तियां अनायास निकल गई थी मुझसे कि जब आवा चुनाव क्यार मौका सबोर तहलका फैला है, को पहने पैजामा खद्दर का, को कुर्ता मटमैला है, बुर्राज दाग कुर्ता पहने कोई हाथन में फाइल दाब, घर घर वे आज बहुत जावे करें जाए सबका आदाब, को केरे वे गोड़ छुए, को के खुपड़ी दे मारे, न जाने कितने वादा कर घंटन लेक्चर वे दे डारे। अरे वाह। एक नेताजी खद्दर पहने टोपी बुर्राक लगाए लिहिन, और जब वे हमरे घर आए तो हमते या फरियाद किन, वे बोले भैया अब की से तुमरे बस याक सहारा है, अब तुम्हें वोट दो हमका अब नाव बीच मझधारा है। हम बोले नेताजी हम तो तुमका वोट देते हैं, हमरे पुरखा तुमका मानिन हम तो तुम्हारे पर चलेते हैं। यह सुन नेता गदगद हुई के छाती धोको नस्ते लाग, और दौड़ गोड़ हमरे पकड़िन चरणन मां सर्वे धरे लाग। हम मन है मन क्रोधित हुई कि जब ये हमरे चरणन पर हैं तो जीत इलेक्शन संसद का, ये देश की सेवा का करी। तो अब देखिए ये कविता कम से कम 40 साल पुरानी है। क्लास 9th में लिखी आपने? अच्छा, 9th में। और मुझे लगता है कमो बेस कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक परिदृश्य है वो आज भी बहुत परिवर्तित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से एक जर्नी चली जीवन की। मेरे बाबा के भाई ने सन 1919 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। मेरे पिताजी रामचरितमानस के व्याख्याकार थे और रामचरितमानस में उनका अच्छा कमांड था। तो इन सब संस्कारों ने शायद मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित किया और उस ऐसे संस्कार आए लिखने के, और धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ रही है लिखने की, नौकरी के साथ साथ। बिल्कुल। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न और एक जिज्ञासा निकलती है कि आपका साहित्य से कोई पढ़ाई नहीं किया आपने, जी, है ना? ये समन्वयन कैसे बिठाते हैं आप, जो आपकी व्यावसायिक जिंदगी है, चूंकि उसमें साहित्य का लेना देना कुछ नहीं है, और आप जिस तरीके से साहित्य लिखते हैं, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने साहित्य को लिखने में, कविताओं को लिखने में, दोनों अलग चीजें हैं। ये समन्वयन कैसे बिठाते हैं? देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो फिर स्वाध्याय से भी आती हैं। ठीक है, एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन पुस्तकें बहुत पढ़ी, लोगों को सुना बहुत। बचपन से ही मेरे अंदर कवि सम्मेलनों में जाने का बड़ा चाव रहता था। मैं पिताजी के साथ में जाता था कवि सम्मेलन में। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं एक संस्कार भारती संस्था से जुड़ गया। तो संस्कार भारती के माध्यम से भी मुझे तमाम कवियों का संसर्ग, उनके साथ उठने बैठने का अवसर मिला। फिर मेरा कार्य क्षेत्र कुछ महमूदाबाद में रहा, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कवि थे, और वहाँ पर उस आज से 35 साल पहले कविता एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, सप्त स्वर। तो उसमें मेरी कविताएं तो नहीं थी, लेकिन मेरा उसमें योगदान बहुत था उसको प्रकाशित कराने में। तो इस तरह से ये सही है कि जीविका के लिए मेरा रुझान जो है कॉमर्स में गया, वाणिज्य में गया,
और मैंने पढ़ाया उसको। लेकिन अगर जब भी मैं जीविका के क्षेत्र से बाहर आके सोचता हूँ तो फिर मुझे साहित्य दिखाई पड़ता है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक के जीवन में मैंने ये अनुभव किया है कि चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे किसी डॉक्टर हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो, उसके अंदर संवेदनाएं तभी आएंगी जब वो साहित्य से जुड़ेगा। वो साहित्य किसी भी भाषा का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, उर्दू का हो, कोई भी भाषा, संस्कृत हो, अगर आप साहित्य से नहीं जुड़े हैं तो जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनका उभार मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए शायद मानवीय संवेदनाओं के उभार के लिए, कुछ मानवता की सेवा के लिए, कुछ अपने भावनाओं की अभिव्यक्तिकरण के लिए ये मेरे अंदर आया। और मैंने स्वाध्याय से भी हिंदी सीखी, उसका अध्ययन भी किया। और जब भी मुझे, मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, जब भी मुझे सिविल सेवा की परीक्षा देने का वो मिला, मौका मिला, अवसर मिला, तो मैंने एक बड़ा विपरीत कॉम्बिनेशन लिया। मेरे सब्जेक्ट जो है वो वाणिज्य और हिंदी हुआ। अरे वाह। तो एक बड़ा अजीब तरह का कॉम्बिनेशन था कि कॉमर्स और हिंदी का। तो उस दौरान मुझे पढ़ने का काफी मौका मिला। तो मैंने कबीर को, सूर को, तुलसी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, रामधारी सिंह दिनकर को, इनसे लेकर के और आगे तक और जयशंकर प्रसाद तक, महादेव वर्मा जी को पढ़ने का अवसर मिला। और शायद उन्हीं समुद्र की कुछ बूंदें जो है मेरे अंदर ईश्वर ने डाल दी। तो उसका ये परिणाम है कि कुछ लिख पढ़ ले रहा हूँ। अच्छा, एक चीज है कि हर चीज में ना एक कोई कारण होता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और उस कारण की वजह से जो चीज बनती है, जो चीज निकल के आती है, या जो अंदर से जिज्ञासाएं, जिस जिज्ञासाओं के लिए व्यक्ति काम कर रहा होता है, कभी सफल हो जाती है, कभी असफल हो जाती है। कि एक लाइन भी है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप। तो छिपने और छपने के बीच कि आपके अंदर है, लिखने की ललक है, पर लिखने की ललक के पीछे भी कुछ कारण होते हैं, कुछ जो इमोशंस होते हैं। कभी किसी का ब्रेकअप हुआ होता है, कभी किसी को प्यार किसी से हुआ होता है। तो आपकी लेखनी की शुरुआत किस तरीके से होती है, कहाँ से? आपने ठीक है 9th में कविताएं लिखती, बट उसको मोटिवेशन चाहिए होता है हमेशा लिखने को। तो उसके पीछे क्या कारण, क्या मोटिवेट करता है आपको? जैसे आप रोजाना, हम लोग फेसबुक में पढ़ते हैं, रोजाना आप लिखते हैं, एक पोस्ट डालते हैं उसमें, तो उसको भी कि लोग पढ़े नहीं पढ़े, बट आपको वो रेगुलरिटी, वो आपके कंटिन्यूसली लिख रहे हैं आप, वो उसका मोटिवेशन कहाँ से आता है आपके पास? देखिए, मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति को मिलता है। और वैसे जो आपने अगर पढ़ा होगा, हमारे जो काव्य संग्रह प्रकाशित हैं या जो और चीज़ों को लिख रहा हूँ, वो उसमें जो विषय हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। एक जैसा विषय नहीं है उनका। कहीं मानवीय संवेदनाओं को छूता हुआ विषय है, कहीं ऐसे विषय हैं कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं। जैसे मैंने कविता लिखी रेलगाड़ी पे, एक मैंने कविता लिखी लूडो पे। तो अब ये, लेकिन जब आप उसमें पढ़ेंगे और उसके अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार, ये भी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो मोटिवेशन तो हमने बताया ना आपको, एक्चुअल में मेरे पिताजी से मिला लिखने का, मेरी माता जी से मिला। और जिस तरफ आपका इशारा है कि ऐसा कुछ प्रणय रोमांस जैसा, वो मैंने ज्यादा लिखा भी नहीं उस पर जो है। इसलिए जो है, जो मेरे जीवन को जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया उसमें मेरे पिताजी का ही रोल रहा। और वो कहा करते थे कि हम लोग एक ऐसे समाज में पैदा हुए हैं, ऐसे कुल और परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पर लिखने पढ़ने की परंपरा रही। तो और दूसरे मुझे एक चीज और लगी अंकुर जी, कि संसार में मेरे पिताजी कहा करते थे कि आगे आने वाले 100-200 साल के बाद कोई नहीं जानेगा कि आप लखनऊ शहर का या सीतापुर शहर का सबसे बड़ा धन्ना सेठ कौन था, लेकिन उस समय का कवि कौन था, शायर कौन था, उपन्यासकार कौन था, इसको 100-200-500 साल के बाद भी लोग जानेंगे। तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव था कि हम जब इस दुनिया से रुखसत हों तो भी हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग जाने कि हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जो कुछ समाज को देकर। तो मूल मोटिवेशन हमारा समाज रहा, हमारा राष्ट्र रहा। ये मैं कुछ लिखूं, उससे अगर ऐसे अभी आपने अपनी शुरुआत में इंट्रो में कहा कि अगर एक व्यक्ति भी मुझसे कुछ ग्रहण कर ले तो हमारी सफलता है। तो अगर मेरी कविता से एक व्यक्ति के भीतर भी कुछ प्रभाव आ जाए, उस पर वो अमल कर ले, उसको समझ ले, तो मुझे लगेगा कि मैं सफल हुआ। तो एक्चुअल में मेरे पीछे मोटिवेशन है वो समाज का ही रहा, राष्ट्र का रहा
और मेरे परिवार का रहा। हम्म। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो मेरी धर्मपत्नी भी इस रुझान की थी साहित्य की। वो साहित्य वो अपने शादी से पहले कुछ कहानी वगैरह लिखा करती थी। तो जब वो आई तो उन्होंने मुझे समय दी। ये नहीं कि मैं लिखूं तो वो कहें कि नहीं आप दूसरा काम करिए। हाँ। उन्होंने कभी इसको रोका टोका नहीं हाँ। और मेरा इसमें साथ दिया। हाँ। जब मैंने वो मेरी क्रिटिक भी रही। हाँ। तो जब मैं कभी कुछ सुनाया उनको तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको थोड़ा ऐसे चेंज कर लो, ऐसे कर लो। हाँ। तो मुझे लगता है कि शादी के बाद भी मेरा एक तरह से जो मेरा लिखने की रफ्तार बढ़ी है वो शादी के बाद बढ़ी है। हाँ। इसलिए कुछ क्रेडिट तुमको जाता है। बिल्कुल, लोग बोलते हैं कि शादी के बाद जिंदगी परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, पॉजिटिव वे पे भी नेगेटिव वे पे भी। तो ये अच्छी चीज है कि आपको आपका प्रोत्साहन एक वहां से भी आता है। अच्छा, आपकी दो किताबें हैं जो हम देख रहे थे, अरुणिमा और संधान, क्या है दोनों, क्या क्यों पढ़नी चाहिए आपके पास? देखिए, हाँ, इसको आप अगर देखेंगे, अभी मैंने पहले जैसे कहा कि इसमें एक कोई पर्टिकुलर कंटेंट नहीं है। हाँ। तो कविताओं का संग्रह है। हाँ। जैसे अभी मैंने जैसे इसमें एक मेरी कविता है उसकी बेटी की पुकार करके है। हाँ। तो उसमें मैंने जो है भ्रूण हत्या को छुआ है। ओके। हाँ। जो लोग बेटियों को गर्भ में ही एक मार देने की हमारे समाज में एक गलत परंपरा रही है, हाँ। उसको मैंने टच किया है और वो कविता बहुत सराही गई। हाँ। बहुत लोगों ने सुना उसको। उसमें मैंने ये एक ऐसा अनुमान किया कि एक माँ के गर्भ में एक बच्ची है जो अपने पिता को एड्रेस कर रही है, उनको संबोधित कर रही है। उसको पता चल गया है कि हमें गर्भ से हटाने का एक कुचक्र रचा जा रहा है। तो अपने पिता से वो कुछ बात करती है। तो कभी आप पढ़िएगा इसमें तो आपको समझ में आएगा। बहुत लोग जब भी वो कविता लोग सुनते हैं, महामहिम राज्यपाल जी आनंदीबेन पटेल जी ने कविता मुझसे सुनी थी और वो भी बहुत भावुक हो गई थी सुन करके उस कविता को। तो इसलिए पढ़ना चाहिए कि और दूसरे तमाम तरह की मानवीय संवेदनाओं को, तमाम तरह के जो हमारे जीवन के अनछुए पहलू हैं उनको मैंने छूने की भी इसमें कोशिश की है। अभी जैसे हमने मिशन शक्ति पे भी कविता लिखी कि शक्ति तुमको बढ़ना होगा, गुलदानों में कोई सजाए, ऐसे करके है। तो उसमें ये एक मैंने जो अभी ये लिखी है जल्दी, अरुणिमा। तो ये अरुणिमा मेरी बेटी का नाम है। ओके। तो ये पुस्तक मैंने अपनी बेटी को डेडिकेट किया है। तो इसमें ज्यादातर जो कविताएं हैं वो महिला सशक्तिकरण पे, नारी पे और लड़कियां क्या कर सकती हैं, कितना बढ़ सकती हैं आगे, उस पर डिपेंड है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर आप पढ़ेंगे या बेटियां पढ़ेंगी या स्त्रियां पढ़ेंगी तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर मिलेगा। इसलिए इन कविताओं को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आपसे हम आगे चूंकि कविशाला पे बात करें, कविताएं सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम बोलते हैं कि समाज का जो एक आईना होता है वो राइटर होता है, लेखक होता है। जिस तरीके से भी देश के राजनीतिक हालात, समाज में बहुत सारी समस्याएं चलती हैं, आप लिख रहे हैं, लेकिन क्या आप जिन लेखकों को पढ़ते हैं, आजकल देखते हैं कि लेखनी हमेशा, पहले जो लेखनी होती थी हमेशा ऐसी होती थी कि वो सरकार को आईना दिखाने का काम करती थी। जो सरकार की चाहे वो नीतियां हैं उसमें कुछ समस्याएं हैं, क्या सुधार हो सकते हैं, समाज को क्या चाहिए, उस तरीके से जो कविताएं निकलती थी, कहानियां निकलती थी, वो निकल के आती थी। हमने दिनकर को पढ़ा, दुष्यंत कुमार को पढ़ा, हमेशा इस तरीके की कविताएं निकल के आई हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जितने भी साहित्यकार, अधिकतर साहित्यकार जिनको मेन स्ट्रीम में पढ़ा जाता है, वो सरकार के पक्ष में ज़्यादा है। हम जो समस्याएं गिराने की बात है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। उनकी जो नीतियां हैं उसको बढ़ावा या उनको बड़ाई करने वाली बात ज़्यादा है। उसमें क्या कमियां, उसकी बात लेखक नहीं करते हैं। किस तरीके से आप इस परिदृश्य को देखते हैं? देखिए, ये स्थिति तो विषम है। अगर चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चूंकि वो भी लेखन से जुड़ा हुआ हो, हाँ। और चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, इसको निष्पक्ष तो रहना होगा। एक समस्या दूसरी भी है। एक वर्ग ऐसा है लेखकों का और पत्रकारों का जो सरकार के पक्ष में लिखता है, उनके पक्ष में बात करता है। ठीक उसी तरह से एक वर्ग ऐसा है जो नितांत विपक्ष है, वो सरकार के में कोई अच्छे नहीं देखता है। वो हमेशा उसका ये पूरा विरोधी स्वर है। ये दोनों चीज ठीक नहीं। इन दोनों में समन्वय होना है। पत्रकार को ना पक्ष, या लेखक को, साहित्यकार को, कवि को ना पक्ष का होना चाहिए ना विपक्ष का होना चाहिए। अगर आप निष्पक्ष नहीं, क्योंकि ठीक है, ये तो आरोप लगते हैं कि लोग कहते हैं कि सरकार के पक्ष में लिख रहे हैं, सरकार की नीतियों का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को भी देखने की जरूरत है जो
सरकार के, ऐसा तो है नहीं कि सरकार, कोई भी सरकार कभी हाँ। कोई काम अच्छा नहीं करती है। बिल्कुल। सभी सरकारें कभी न कभी अच्छा काम भी करती हैं। तो जो अच्छा काम करती हैं तो उसको भी आप अपने लेखन में समाहित कीजिए। तो अगर ये दोनों चीजें जो है वो उनमें समन्वय करके चलने की जरूरत है, जो अभी इसमें मैं उसकी अभाव और कमी देखता हूँ। आप अगर निश्चित रूप से साहित्य तो समाज का दर्पण है, और आने वाली पीढ़ी हमें पढ़ के ही जानेगी कि इस समय का समाज कैसा था। उसके पास जानने का माध्यम क्या होगा? साहित्य होगा या मीडिया होगा। तो कैसे हो जानेगा? हम जो लिखेंगे वही तो पढ़ेगा वो। तो और थोड़ा सा लेखन के स्तर में भी कहीं ना कहीं सुधार आने की जरूरत है। तो वो सुधार तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम निष्पक्ष होकर के लेखन करेंगे, न पक्ष में, न विपक्ष में, और न भय में, न प्रीति में। देखिए, लेखन काम कठिन होता है। केवल ग्लैमर नहीं होता लेखन में कि हम बहुत फेमस हो के लिए होने के लिए लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। अगर आप सच में निष्पक्ष होकर के लिखना चाहते हैं तो ये कंटकाकीर्ण मार्ग है, कांटों भरा रास्ता है। इसमें चलना इतना आसान नहीं होता है। और जो लोग निष्पक्ष भाव से चलना चाहते हैं वही दिनकर और निराला बन पाते हैं, वही धर्मवीर भारती बन पाते हैं, और उन्हीं को वही कबीर बन पाते हैं, वही रसखान बन पाते हैं, वही रहीम बन पाते हैं, और उन्हीं को समाज आगे रखता है। और जो लोग समय के साथ में अपने आप को एडजस्ट करके लिखते हैं उनको समय भी कहाँ फेंक देता है कूड़ेदान में पता नहीं चलता है। बिल्कुल, आपने पुराने लेखकों की बात की जिसको हम कविशाला के अंदर सूत्रधार बोलते हैं। तो आपके पसंदीदा सूत्रधार कौन सा? हमारे पसंदीदा हमेशा रहे रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी को मैंने बहुत पढ़ा, और मुझे बहुत बचपन से ही उनका, वो मेरे पिताजी अक्सर कहा करते, सुनाओ वो कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरती का स्वाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिलाग, बाजियों गजों की लोथों से गिर रहे मनुष्य के छिन्नंग, बह रहा चतुष्पद और दुपद का रुधिर मिश्रो एक संग, गतवर गहरे ये सूदर भूदर से लिए रक्त रंजित शरीर, ते जूझ रहे कौनते कण क्षण क्षण करते गर्दन कबीर। तो इस प्रकार से मुझे बहुत उनकी रचनाएं याद थी। और रामधारी सिंह दिनकर जी सबसे बड़े उनका राष्ट्रवादी चिंतन। तो उनकी कविताएं राष्ट्रवाद पर आधारित होती थी, देश प्रेम पर आधारित होती थी, और मुझे अंदर तक उनकी कविताओं ने प्रभावित किया। और उसके बाद तो फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहे, जयशंकर प्रसाद जी रहे, महादेवी जी रही। मैं मुझे उस कविता को बहुत प्रभावित करती है। मैं नींद भरी दुख की बदली उमड़ी कल थी मिटा चली। तो इन लोगों ने बहुत मुझे प्रभावित किया। लेकिन दिनकर जी का अगर आप ये कहें कि मेरी कविताओं पर भी उनका प्रभाव है, या कहीं ना कहीं मैंने उनको कुछ ना कुछ उनके पद चिन्हों पर चलने की भी कोशिश कर दी है, तो मैं इसको मानूंगा कि हाँ, मैंने कोशिश की। अच्छा, इतने अनुभव के बाद में आपने इतनी कविताएं लिखी हैं, अगर आपको एक पोइट्री को डिफाइन करना हो, कविता को डिफाइन करना हो, कविता होती क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे उसको? हाँ जी, बहुत सही सवाल किया आपने। कविता देखिए, वही हमने आपसे क्या कहा अभी कि हमारी मानवीय भावनाओं का प्रकटीकरण, हमारी संवेदनाओं का प्रकटीकरण जो है वो कविता होती है। जो बात हम डायरेक्टली नहीं कह पाते, सीधे तौर पे नहीं कह पाते, लेकिन कविताओं के माध्यम से वो बात कही जा सकती है। बहुत कविता जो है एक्चुअल में हम अपनी ही नहीं, जो हम समाज में विसंगतियां देखते हैं, जो समाज में हम चीज़ों को घटित होते देखते हैं, उसको संप्रेषित करने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम मैं समझता हूँ आज भी कविता है। इसलिए जो है कविता हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग, इतना एक इंटीग्रल पार्ट है। इससे समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रह सकता है। देखिए, किसी कोई कम पढ़े, कोई ज्यादा पढ़े, लेकिन हमारे समाज में, खासतौर से भारतीय समाज में आप देखे होंगे कि गांव के ग्रामीण लोग भी, या जो लोग जिनके पास कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, ऐसे लोग भी अपने दैनिक जीवन में मुहावरों का, कविताओं का, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। कविताओं के रूप में प्रयोग करते हैं, दो दो पंक्तियों के रूप में प्रयोग करते हैं, कहावतों का घाट की कहावतें चलती हैं। तो इसलिए समाज का जो आईना है वो कविता है। इसलिए कविता तो समाज में समझ लीजिए कि अगर विज्ञान जरूरी है, समाज में अगर मुद्रा जरूरी है, समाज में अगर सड़कें जरूरी हैं, समाज में अगर मीडिया जरूरी है, तो समाज में कविता जरूरी है। कविशाला पे बात कर रहे हैं हम, तो मैं चाहूंगा कि कुछ आपकी पसंदीदा जो कविताएं हैं इस किताब में हो, या फिर आपको कुछ कंठस्थ याद हो, तो वो कविताएं आप जो भी दर्शक देखें उनके लिए सुना सकें अगर तो।
कविताएं तो बहुत सारी मुझे पसंद हैं। देखता हूँ कौन सी अच्छी कविता मैं आपको सुना सकता हूँ। देखिए, एक मुझे अपने लिए ये कविता भी बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है आपको अच्छी लगे, कि हमारे अंदर मानवता के मानक क्या है। कैसे लगे किसी आदमी के, व्यक्ति के अंदर मानवता जिंदा है। तो देख किसी को दुखी अगर हो जाती हूँ आंखें नम, देख किसी को दुखी अगर हो जाती हूँ ना आंखें नम, इसका मतलब मानवता के मानक पर जिंदा है। किसी अबोध की किलकारी गर हमको बहुत सुहाती हो, किसी अबोध की किलकारी गर हमको बहुत सुहाती हो, देख सुहानापन कुदरत का आत्मा तर हो जाती हो, किसी प्यार के लिए अगर लुटा सकें तन मन जीवन, इसका मतलब मानवता के मानक पर जिंदा है। दूर व्योम के चांद सितारे मन करते हो आकर्षित, खंजन गौरैया कोयल का स्वर कर देता हो हर्षित, कभी कोलाहल से विचलित हो भा जाता हो वन निर्जन, इसका मतलब मानवता के मानक पर जिंदा है हम। क्षण भर को भी अपने पराये का मन से भेद चला जाए, क्षण भर को भी अपने पराये का मन से भेद चला जाए, पीड़ित मानवता में ही अपना सारा घर सा दिख जाए, कभी अगर एहसास हुआ हो सब कुछ केवल नहीं है धन, इसका मतलब मानवता के मानक पे जिंदा है। अहंकार का भाव मिटा, करुणा प्रेम का जागे स्वर, और सत्य का भान हुआ नश्वर स्थूल और सूक्ष्म अमर, जब व्याघ्र का भय त्याग वन बीच चौकड़ी भरे हिरन, इसका मतलब मानवता के मानक पर जिंदा है। बहुत शानदार। तो इसी प्रकार की छोटी छोटी कविताओं का ये संग्रह है। अच्छा, आपने कविता का जिक्र किया था भ्रूण हत्या पे, अगर वो आप जो लोग देखेंगे, मुझे लग रहा है उससे एक अच्छा संदेश। हाँ, भ्रूण हत्या है, थोड़ा उसमें हमें लगता है कम से कम 2.5-3 मिनट लगेगा। बिल्कुल कर सकते हैं उसको हम। तो मुझे राज्यपाल जी के सामने भी पढ़ने का अवसर मिला था, और उन्होंने काफी पसंद किया था इस रचना को कि भाई ये है, और तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी अगर किताब छप जाएगी तो हम इसका विमोचन करेंगे। तो ये पुस्तक संधान है, और इसका विमोचन महामहिम आनंदीबेन पटेल जी ने राजभवन में ही, उसमें कोरोना काल था तो बुला के किया था उन्होंने। तो इसमें एक बेटी की वेदना करके कविता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक बेटी माँ के गर्भ में है, और हमारे तो पौराणिक में कहा गया ना कि जैसे अभिमन्यु को गर्भ से ही वो कला मालूम हो गई थी चक्रव्यूह भेदने की। तो हमने उसी कल्पना करते हुए कि एक कुछ प्लान बन रहा है कि नहीं, ये पहले से बेटी है, अगर और ये बेटी है, इसको हटाना है माँ के गर्भ से। वो बेटी सुन लेती है, तो वो अपनी माँ से नहीं अपने पिता से बात करना चाहती थी। अब बेटी क्या कहती है कि पापा मैं बस कुछ ही दिनों में आने वाली थी, अभी अभी तो दिव्य दृष्टि रवि ने पंकज पर डाली थी, अभी अभी तो दिव्य दृष्टि रवि ने पंकज पर डाली थी, तभी से मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। मेरे नन्हे नैनों ने देखे थे जाने कितने सपने, अनजानी दुनिया के चेहरे लगने लगे थे मुझको अपने, और गोल मटोलू मम्मी सच में मुझे बहुत भाती थी, और बड़े भैया की बातें मुझको बहुत हंसाती थी। आपने भैया को डांटा था जब सारी टाफी खाली थी, पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। बहुत अच्छा। सोचा था पापा की उंगली थाम उन्हें दौड़ाऊंगी, मेला जाकर झूला झूलूं, चाट मिठाई खाऊंगी, दौड़ दौड़ कर पूरे घर में माँ को खूब छकाऊंगी, और अगर वो लगी डांटने आपके पीछे छिप जाऊंगी। जब भी नीली पीली तितली आसमान में उड़ती थी, मेरे मन में पंख फैला उड़ने की चाहत पलती थी, अपनी पलकों पर ख्वाबों की माला एक सजा ली थी, पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। पानी बोतल टिफिन पराठे बस्ते में रख लूंगी मैं, भैया के संग खाऊंगी नहीं किसी को दूंगी मैं, होमवर्क सारा का सारा सब पापा करवाएंगे, भैया अपने आप करेगा उसको खूब चढ़ाएंगे, ऑफिस से थक करके पापा शाम को घर आएंगे, मम्मी के संग इंतजार में खड़ा मुझे भी पाएंगे, पढ़ लिख कर सारे जग में मैं अपना नाम कमाऊंगी, और कल्पना दीदी जैसा मैं भी प्लेन उड़ाऊंगी, और कल्पना दीदी जैसा मैं भी प्लेन उड़ाऊंगी। यही सोचकर मेरे मन उपवन में हरियाली थी, पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। आपके मुख पर खुशियों के मैं सारे रंग बिखेरूंगी, कभी न होंगी क्लांत, हृदय में सारे गम सी लूंगी, एक मेरे आ जाने से घर में कुछ भी कम ना होगा, खुशियां बरसाऊंगी अगर कोई गम ना होगा। अभी चंद दिन पहले ही घर में कितनी रौनक छाई थी, रंग बिरंगी फुलझड़ियां थी, खूब मिठाई आई थी, रंगोली दरवाजे पर मम्मी ने स्वयं सजाई थी। पक्का पक्का याद नहीं है
पर शायद उस दिन दिवाली थी। हाँ। पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। नवरात्रों में आप हमेशा मंदिर खूब सजाते हैं, पाठ सप्तशती का करते हैं, कन्या भोज कराते हैं, कन्याओं के पांव पूजकर मन की मुरादें पाते हैं और वैष्णो माता के अंदर अपना शीश नवाते हैं। मुझको लगा आप घर आकर कितना यश पाऊंगी, मुझको सब सम्मान मिलेगा जहां जहां जाऊंगी। मैं ही सीता, मैं ही राधा, मैं ही दुर्गा काली थी। पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। बेटी बोझ नहीं है, सारे कुल का गौरव होती है। माँ पापा को देख दुखी जो अपने नैन भिगोती है। घोर आंधियों से नफरत की एक बेटी लड़ती है। राम कृष्ण गौतम गांधी को जन्म यही देती है। मैं बेटी हूँ, सुख के जीवन की कल्पना नहीं करती और आपके सम्मुख अपनी कोई मांग नहीं धरती। अपने दिल में कोई बुराई कभी नहीं टिकने दूंगी और आपका मस्तक में हरगिज न झुकने दूंगी। आपकी माँ, आपकी गोदी माँ की ममता की बस एक सवाल ही थी। पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। फिर वो देखती है कि एक डॉक्टर आ रहा है अपने खंजर हथियार लेकर के। तो पापा ये है कौन राक्षस, श्वेत रंग के कपड़े पहने, चाकू खंजर हाथ लिए है। पहले मैं समझी थी गहने, क्रूर काल के पंजों में ये मुझको जकड़ रहा है। इधर उधर मैं भाग रही हूँ लेकिन मुझको पकड़ रहा है। अट्टहास कर रहा राक्षस मुझको डांट रहा है। थोड़ा थोड़ा सा ये पापा मुझको काट रहा है। मैं बेजुबान छोटी हूँ, अब तो भाग नहीं सकती हूँ। भीख प्राण रक्षा की इससे मांग नहीं सकती हूँ। श्वेत राक्षस से लड़ पाऊं इतनी ना बलशाली थी। पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली थी। और अंतिम है, कौन आएगा दुनिया में और किसे जाना है। ये होता विधि का विधान, हमने तो ये माना है। एक बार भैया का चेहरा देख तो लेने देते, एक बार माँ के आंचल में चैन से सो लेने तो देते। एक आपकी खुशी की खातिर जान निछावर कर देती। दुनिया वाले आपसे कहते ऐसी होती है बेटी। सिर्फ हमारे लिए आपकी सारी जेबें खाली थी। पापा मैंने इस जग में आने की हसरत पाली। बहुत शानदार है, ये बहुत शानदार, बहुत मार्मिक कविता है, बहुत शानदार कविता लिखी आपने। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इस तरीके की जो बुराइयों से ग्रसित हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, तो कुछ ना कुछ सोचेंगे, सीखेंगे जरूर। एक प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में एटलीस्ट लगेगा। एक अच्छी कविता लिखने के लिए आपके अनुभवों के हिसाब से क्या जरूरी है, विचार के अलावा? नहीं, विचार के अलावा अध्ययन जरूरी है। अगर देखिए आपके पास शब्दों का अकाल होगा, शब्दों का अभाव होगा, तो भी आप पास विचार तो हैं, भाव तो हैं, लेकिन शब्द नहीं है। तो और शब्दों के ज्ञान के लिए अध्ययन जरूरी है। तो आप पढ़िए लोगों को, बड़े बड़े पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए, कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ, हिंदी चली कहाँ से। और दूसरी बात, चूंकि मैं हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे बहुत उसकी टेक्निकलिटीज नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को खुले कमरे में रखने की जरूरत है। बहुत उसको पर्दे में खिड़कियां बंद करके, दरवाजे बंद करके हिंदी को नहीं रखना है। खोल दो दरवाजे। कोई शब्द आ रहा है, कोई मुहावरा हिंदी किसी और भाषा का आ रहा है, आने दो। मैं तो प्रयोग करता हूँ, चाहे अंग्रेजी का आ जाए, उर्दू का आ जाए, जो संप्रेषित हो सके, हमारी भावनाओं को बता सके। मुझे कोई बहुत बड़े साहित्य रचना के लिए बहुत बड़े और कवि हैं, वो करेंगे अपना, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी को अपना दरो दरवाजा खोल देना चाहिए, अपने फलक का विस्तार करना चाहिए और तमाम भाषाओं को समाहित करते हुए एक ऐसी भाषा के रूप में विकसित होने की जरूरत है जो संपूर्ण समाज में अपना स्थान बना सके। चाहे हमारा अल्पशिक्षित वर्ग हो, चाहे ग्रामीण वर्ग हो, चाहे अभिजात वर्ग हो। और दूसरी बात यह है कि हमें अपनी भाषा का गौरव होने की जरूरत है। हमें हिंदी बोलने में, हिंदी में बात करने में, हिंदी में लिखा पढ़ी करने में बिल्कुल संकोच और शर्म की जरूरत नहीं है। बहुत गर्व के साथ में अगर हम जिस दिन हम हिंदी बोलना सीखेंगे, ऐसा नहीं आप हिंदी बोलिए, आप दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं साउथ की, आप वो सीखिए, आप उर्दू सीखिए, आप संस्कृत सीखिए, लेकिन तमाम भारत में जन्मी भाषाओं को सम्मान देने की जरूरत है, उनको सीखने की जरूरत है। जो अंग्रेजी का व्यामोह हमारे समाज में छाया हुआ है, इससे हमारे समाज का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। मैंने सुना है कि यूरोप के तमाम देशों में या रूस वगैरह में, जापान में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में होती है। मेरे एक परिचित का बच्चा रूस गया था, तो वो बता रहे थे कि MBBS की पढ़ाई में 1 साल तक केवल वो रूस की भाषा पढ़ाते हैं वहां पर। उसके बाद 4 साल मेडिकल की पढ़ाई होती है। तो ऐसा कुछ क्या हमारे यहाँ नहीं हो सकता है कि हमारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या IIT में जाना चाहते हैं, तो पहले उनको अपनी भाषा के कारण संकोच करते हैं वो। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि
इसकी पढ़ाई भी कोशिश करें क्षेत्रीय भाषाओं में, हिंदी में अगर हो तो शायद और प्रतिभाएं सामने आ सके खुल करके, जो केवल भाषा के कारण सिपर रह जाते हैं। समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, जो निर्धन तबके के लोग हैं, वो केवल भाषा के भय के कारण अपनी प्रतिभा को नहीं निखार पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने की और अनिवार्य रूप से पढ़ने की जरूरत है। हम हिंदी भी पढ़ें और साथ साथ हमारी जो देश की अन्य भाषाएं हैं उनका भी अध्ययन करें। हिंदी वाले साउथ की भाषा को पढ़ें, साउथ वाले कुछ हिंदी पढ़ें, तो मुझे लगता है कि अच्छे समाज का निर्माण होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जो जो भाषा है उसका ना गर्व होना चाहिए। हाँ। लोगों को जो भी भाषा का प्रयोग, जो जिस भी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, और थोड़ा फ्रीडम की जरूरत है कि बहुत सारे भाषाविद हैं जो भाषाओं पे काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वो अधिक से अधिक जो संख्या है, लोग हैं, उन तक पहुंच पाए और उनको जो भी विचार है वो आसानी से कन्वे कर पाए। हाँ ना, कविता को बोला इसीलिए गया है कि जो भी कड़वी चीज, कड़वा मैसेज होता है या मीठा मैसेज होता है, बड़ी आसानी से कन्वे कर सकते हैं। तो कविताओं की भाषा जो भी है वो बड़ी आसान और सरल होनी चाहिए, और एक जो बृहत ऑडियंस है, बड़ी बड़ी जनता है, बड़े लोग हैं, उन तक पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आखिरी में कविशाला को आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, कविशाला को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से साहित्य संवर्धन में कविशाला काम कर रहा है, साथ में जो ये बातचीत है इनमें किन दो लोगों को आप सुनना पसंद करेंगे आगे भविष्य में? नहीं, देखिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि आप जैसी इंजीनियरिंग फील्ड का व्यक्ति इस फील्ड में कूद के आया। मुझे कुछ अपने जैसा आपका लग रहा है कि जैसे मैं कॉमर्स से साहित्य की सेवा में गया, तो आप इंजीनियरिंग के रास्ते पर चल करके एक तरह से अपने कैरियर को जिस तरह से दांव पे लगा करके या उसके उस रास्ते को, ट्रैक को चेंज करके आप इधर आए, और आए ही नहीं है। बहुत कविशाला जो है, मुझे जो मैं देख रहा हूँ, अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही है। लाखों लोगों तक आपकी पहुंच बनी हुई है, जो भाषा प्रेमी हैं, जो कविता प्रेमी हैं, जो हिंदी प्रेमी लोग हैं, उन तक आपकी पहुंच बन रही है। और एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से आपको सुन रहा है। आप अच्छे अच्छे लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत के लोग हों, चाहे वो विज्ञान जगत के लोग हों, चाहे वो अभिनय जगत के लोग हों, चाहे राजनीति के लोग हों, आपने एक तरह से गुलदस्ता सजाया है जो कविशाला के माध्यम से। इससे लोगों को एक प्रेरणा मिली है कि नहीं, इस फील्ड में भी जाया जा सकता है, इस फील्ड में कैरियर भी बना। देखिए, भाषा के साथ में कैरियर बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर हमें लगेगा कि इसमें कैरियर हमारा नहीं है, तो लोग थोड़ा, युवा जो आजकल की पीढ़ी है, वो इससे फिर दूर जाएगी, हम क्या करेंगे। तो आपने एक तरह से युवा पीढ़ी को प्रेरणा दी है कि नहीं, इस फील्ड में काम अगर करें आप, तो जो समाज की सेवा आप साहित्य के माध्यम से करेंगे उसका तो मौका मिलेगा। आप अपने कैरियर को भी अच्छा बना सकते हैं और उससे भी इसको जोड़ सकते हैं, ये है। और सुनना तो मैं अभी तो आप जिसके साथ भी लाएंगे सब अच्छे ही होंगे, सबको हम सुनना चाहेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि जो है आपकी पहुंच प्रधानमंत्री जी तक बने और कभी हम लोग उनको भी सुने। या और अच्छे लोग हैं, कुमार विश्वास जी हैं, वो तो शायद आपसे जुड़ भी चुके हैं, उनको भी हम लोग सुनना चाहते हैं। अच्छे अच्छे लोग हैं, आप जिसको भी लाएंगे अच्छा होगा। और अच्छे तरीके से आपके प्रश्न इतने बढ़िया होते हैं कि उत्तर अपने आप अच्छे निकल आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई कविताओं पे, साहित्य पे, लैंग्वेज पे, और एक जो भी जिस तरीके से साहित्य कन्वे होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसके इर्द गिर्द बहुत अच्छी बातचीत हुई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।